देखो महाराणा कुंभा की बात करें, कुंभा के जो पिता थे, इस कुंभा के पिता का नाम क्या था? तो कुंभा के पिताजी का नाम, कुंभा के पिता का नाम है मोकल। कुंभा के पिता का नाम क्या था? मोकल। पूरा चैप्टर समझना, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा राजा है ये मेवाड़ में महाराणा कुंभा। एक ना एक क्वेश्चन अपनी एग्जाम में आता ही है। एग्जाम व्यू की दृष्टि से कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप तीनों ही महत्वपूर्ण है। भाई महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? मोकल। कुंभा की जो माता थी, उस कुंभा की माता का नाम क्या था? तो कुंभा की माताजी जो थी, उस माताजी का नाम था सौभाग्यवती। सौभाग्यवती कुंभा की मां का नाम था। कुंभा की जो पत्नी थी, उस कुंभा की पत्नी का नाम था सुमति जाली। सुमति जाली कुंभा की पत्नी का नाम था। भाई कुंभा की पत्नी का नाम क्या था? सुमति जाली। ये सुमति जाली कुंभा की जो पत्नी थी, इन्होंने पहली बार मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में, इस मेवाड़ में पहली बार भक्ति परंपरा प्रारंभ की थी। मेवाड़ में जो भक्ति परंपरा है, वो मेवाड़ में भक्ति परंपरा प्रारंभ करने वाली कौन थी? तो भक्ति परंपरा प्रारंभ करने वाली कुंभा की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? सुमति जाली। इस सुमति जाली ने निम्न श्रेणी के संत थे। एक संत का नाम था रैदास। संत रैदास को अपना क्या बना लिया था? गुरु। कुंभा ने, कुंभा की पत्नी सुमति जाली के गुरु का नाम पूछ ले तो क्या था? संत रैदास। भाई इस कुंभा के एक पुत्री भी थी। कुंभा की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम बताए? रमाबाई। कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। कुंभा की पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई। रमाबाई बहुत अच्छी साहित्य विद्या में निपुण थी, इसलिए साहित्य जगत के अंदर, इस साहित्य जगत के अंदर इस कुंभा की पुत्री को बागेश्वरी की क्या दे रखी थी? उपाधि। ध्यान रखना, कुंभा की पुत्री को बागेश्वरी बोलते थे। भाई कुंभा की पुत्री जिसको बागेश्वरी की उपाधि दे रखी है, कुंभा के एक गुरु भी थे, संगीत गुरु। कुंभा के जो संगीत गुरु थे, जिनसे इन्होंने संगीत विद्या सीखी, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। सारंग व्यास महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे। सारंग व्यास जो महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे, क्योंकि कुंभा खुद भी एक संगीतज्ञ था। भाई कुंभा संगीत गुरु, कुंभा को जो उपाधियां दे रखी है, अगर हम उनकी बात करें कि कुंभा को कौन कौन सी उपाधि दे रखी है, तो देखो कुंभा को जो उपाधियां दे रखी है, उपाधियों में नंबर एक उपाधि का नाम है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा के लिए एक उपाधि है। भाई कुंभा ने अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी है। और ये अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस क्षेत्र में मिली है इसको? तो किस क्षेत्र में मिली है? संगीत के। संगीत क्षेत्र में निपुण होने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है? अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसके अलावा महाराणा कुंभा को दुर्गाधिराज, दुर्गों का राजा, क्योंकि राजस्थान में एक रचना है जिसका नाम है वीर विनोद। उस वीर विनोद रचना के रचयिता है श्यामल दास गुप्ता। उस श्यामल दास गुप्ता ने कहा है कि राजस्थान के ऑल ओवर राजस्थान में 84 दुर्ग है लगभग। उन 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का जो निर्माता है वो कौन है? महाराणा कुंभा। इसलिए महाराणा कुंभा को दुर्गों का राजा या दुर्गाधिराज या दुर्गों का स्वामी कहा जाता है। इसके अलावा कुंभा के पास और भी उपाधि है, जैसे हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान की उपाधि है कुंभा के पास, हिंदू सुल्तान। इसको मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का सुल्तान कहा है। कुंभा को हिंदू सुल्तान, दुर्गाधिराज, अभिनव भट्टाचार्य है। इसके अलावा इसको कहा जाता है हाल गुरु, इसको जाना जाता है शैल गुरु। इसी कुंभा को शैल गुरु भी बोलते हैं। कुंभा को नाप गुरु भी कहते हैं, कुंभा को तोल गुरु भी कहते हैं।
इस कुंभा को युद्ध गुरु भी बोलते हैं, इसको युद्ध गुरु, इसके अलावा इसको महागुरु और इसी को कहते हैं परम गुरु। जितने भी उपाधि के पीछे गुरु शब्द लिख जाए और गुरु शब्द लिखा मिले वो सारी उपाधियां महाराणा कुंभा को। ध्यान रखना, ये सारी अभिनव, भट्टाचार्य, दुर्गादिराज, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, शैल गुरु, नाप गुरु, तोल गुरु, युद्ध गुरु, महागुरु और परम गुरु, ये सारी जो उपाधियां हैं ये मेवाड़ में किस राजा के पास थी? भाई महाराणा कुंभा जब गद्दी पर बैठे 1433 में राजगद्दी मिली इनको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के राजा बने, तब इस महाराणा कुंभा को दो इसके सामने चुनौती थी। एक तो इसके पिता थे जो मोकल था, उस मोकल की हत्या क्षेत्र सिंह के पुत्र चाचा और मेरा ने की थी, और चाचा मेरा दोनों मेवाड़ से निकलकर कहां जाकर छुप गए थे? मालवा में। जब मालवा में शरण लेकर, तो इसके सामने दो चुनौतियां थी कुंभा के सामने। एक तो घर में ही दुश्मन था, इसका मामा लगता था, मतलब इसकी दादी हंसाबाई का भाई रनमल, जो इसकी राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करता था। एक तो ये कुंभा उससे परेशान था। दूसरा, ये कुंभा जो था, ये कुंभा दूसरा किससे परेशान था? तो दूसरा कुंभा जो परेशान था वो दूसरी इसके सामने चुनौती थी ये मालवा। और मालवा के इस समय राजा थे जिनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम ये मालवा का राजा था। मालवा आज वर्तमान स्थिति एमपी में पड़ता है। इधर यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग मतलब मेवाड़ है, और मेवाड़ का राजगद्दी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से चलता है। और यहाँ का राजा कौन बन गया? कुंभा। कुंभा को एक तो घर में ही दुश्मन बैठा था, इसका मामा लगता था रनमल। सबसे पहले तो इसने रनमल का मामला साफ किया। क्या होता है कि एक दिन इस कुंभा को पता लग जाता है कि इसके दरबार में एक दासी थी जिसका नाम था बारमली। दासी का नाम क्या था? बारमली। वो बारमली से रनमल जो इसके दरबार में रहता था, रनमल उस बारमली के साथ अभद्र व्यवहार करता था, बारमली के साथ दुर्व्यवहार कर देता था। इस बात का पता लग गया कुंभा को। कुंभा ने बारमली को बुलाया और बारमली से कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं कि ये रनमल और आपके बीच कोई संबंध है। तो बारमली ने कहा कि महाराज मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं यहाँ राजघराने में किसी के साथ संबंध स्थापित करूं। मैं तो खुद परेशान हूं, और रनमल जब भी मौका लगता है वो मेरे साथ अभद्र व्यवहार करता है। तब उस कुंभा ने कहा कि ऐसा कर बारमली, ये जो अभद्र व्यवहार करता है इस क्रम को चलने दे, तेरी तरफ से कोई बात नहीं है तो तू भी स्टार्ट हो जा। मैं कुछ 2-4 दिन बाद यहाँ राज दरबार में एक भव्य प्रोग्राम रख रहा हूँ, एक आयोजन रख रहा हूँ, उसमें मदिरा पिलाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और आपको करना क्या है कि जितने भी वहाँ राज दरबार सजेगा, राज दरबार में सब लोग मौजूद होंगे, सबको तो लिटिल पैक देना। और ये रनमल जो है ना, इस रनमल को पटियाला पैक पिलाना, मतलब इतने भर गिलास पिलाना कि ये सुध भूल जाए। वही किया बारमली ने, और सबको एक बार पिलाती, इसको 2 बार पिला जाती। इस तरीके से, और रनमल उसके हाथ से पीता ही जा रहा था। अंततः हुआ क्या, रनमल भरे दरबार में होश को बैठा और बारमली का हाथ पकड़ लिया। जब उस ये कृत्य भरे दरबार में कुंभा के दरबार में हुआ तो कुंभा ने अपनी तलवार निकाली और सर से धड़ अलग कर दिया, धड़ से सर अलग कर दिया। किसका? रनमल का। तो बारमली हाथ उसने रनमल की नीति समाप्त कर दी, और हंसाबाई वहीं बैठी थी, देखती रहेगी, क्योंकि भरे दरबार में गलती की थी उसने। तो इस तरीके से उसने रनमल को हटा दिया। अब दूसरे बचे कौन? चाचा और मेरा। ये चाचा और मेरा जो थे, ये दोनों मेहपा पवार के सहयोग से इस कुंभा के पिता मोकल की क्या कर गए थे? हत्या। और हत्या कर यहाँ मेवाड़ से कहाँ भाग गए थे? मालवा। मालवा में जाकर जब इन्होंने शरण ले ली तो महमूद खिलजी प्रथम से कुंभा ने ये चाचा और मेरा मांगे, परंतु ये मालवा से प्राचीन समय, पूर्वजों के समय से ही मेवाड़ की दुश्मनी चली आ रही है, और क्षेत्र सिंह के शासनकाल में ये दुश्मनी प्रारंभ हुई थी। तो ये चाचा और मेरा देने से इसने मना कर दिया। तो कुंभा ने
युद्ध के लिए तैयारी कर दी और ये युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में कुंभा ने अपनी सेना ले जाकर रख दी सारंगपुर के मैदान में। कौन से मैदान में? सारंगपुर। आज इतिहास में इसको सारंगपुर का क्या बोलते हैं? युद्ध। आज इतिहास में इसको सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। ये सारंगपुर या मालवा युद्ध के नाम से 1437 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य होता है, जिसमें महाराणा कुंभा चाचा और मेरा जो थे इन दोनों को मार देता है। चाचा और मेरा दोनों को मारता है और दोनों को मारने के बाद ये कुंभा इस महमूद खिलजी को इस युद्ध में बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर इस महमूद खिलजी प्रथम को कहां ले आता है? चित्तौड़गढ़। 6 माह तक इसको मारता नहीं है। महमूद खिलजी प्रथम को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 6 माह तक नजरबंद रखता है, बंदी बनाकर रखता है और वापस इसको छोड़ देता है। जिल्लत के लिए छोड़ देता है। 1437 में जब इसने मालवा जीत लिया, मतलब सारंगपुर युद्ध जीत लिया, तो मालवा जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ में आकर इसने एक घोषणा कर दी कि चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ बनेगा जिसका नाम है विजय स्तंभ। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक और स्तंभ है जिसको कहते हैं कीर्ति स्तंभ। आज मेवाड़ के राजाओं का इतिहास उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ये कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ इसने इस सारंगपुर मालवा जीतने के उपलक्ष्य में क्या बनवा दिया था? विजय स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ बनवाया था, ये विजय स्तंभ 9 मंजिला है भाई। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला। इसको भगवान विष्णु को समर्पित किया गया, इसलिए इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जानते हैं। इसी विजय स्तंभ को राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या मानते हैं? प्रतीक चिन्ह। ये विजय स्तंभ जो 9 मंजिला है, विजय स्तंभ टोटल 9 मंजिला है। इसके 9 मंजिलें, 9 मंजिला ये विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था अपने शासनकाल में, परंतु इसका निर्माण करने इसने प्रधान शिल्पकार इसके मंडन, जैता, पूमा, पूजा, ये सब इसके शिल्पकार थे दरबार में। ऐसे 9 मंजिला इसने विजय स्तंभ बनवाया था और 9 मंजिला जो विजय स्तंभ बना था, इस 9 मंजिले विजय स्तंभ के तीसरे मंजिल पर 9 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। हर मंजिल पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है भाई। कहीं राम लिखा है तो कहीं रहीम लिखा है, कहीं बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। हर मंजिल पर कुछ ना कुछ शब्द लिखा हुआ है, परंतु इसकी अंतिम 9वीं जो मंजिल है, ये 9वीं मंजिल क्या है? खाली। इस 9वीं मंजिल पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की अगर ऊंचाई की बात करें तो विजय स्तंभ की ऊंचाई है 120 फीट। विजय स्तंभ में कुल सीढ़ियों की अगर संख्या पूछे कि कुल सीढ़ियां कितनी है, तो विजय स्तंभ के अंदर कुल सीढ़ियां कितनी है? 157। 157 सीढ़ियां, 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है ये विजय स्तंभ, जिसको भगवान विष्णु को समर्पित किया, इसलिए इसको विष्णु ध्वज कहते हैं। इसके अलावा इस महाराणा कुंभा ने के बने इस विजय स्तंभ को राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह घोषित किया है। इस विजय स्तंभ को जब कर्नल जेम्स टोड ने देखा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने जब इसको देखा, कर्नल जेम्स टोड महोदय ने देखा तो देखकर कहा कि ये तो कुतुब मीनार से भी, कुतुब मीनार जो है उस कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत की संज्ञा इस विजय स्तंभ को किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। जब यहाँ एक विदेशी था जिसका नाम था, यूनान से आया रोमवासी था फर्ग्यूसन, उस फर्ग्यूसन ने जब इसको देखा इस विजय स्तंभ को, तो कर्नल जेम्स टोड ने तो इसको कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत कहा, पर फर्ग्यूसन जो था, इस फर्ग्यूसन ने इसको रोम का क्या कह दिया? टार्जन। रोम का टार्जन। इस रोम का टार्जन किसे कहा है? तो रोम का टार्जन कहा है फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने रोम का टार्जन कहा है। इसी विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर
और इसमें 33 कोटि देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसको मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्ति कला का इसको विश्वकोश कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। भाई ये जो विजय स्तंभ है, ये सारी बातें इस विजय स्तंभ के लिए थी, जिसको बनाने का आदेश किसने दिया था? कुंभा ने। इस कुंभा ने 33 में गद्दी पर बैठा, 37 में मालवा जीता, और मालवा जीतने के बाद लगभग 40 में ये विजय स्तंभ का निर्माण कार्य चालू हुआ, और 1448 तक 8 वर्ष तक इसका निर्माण कार्य चला। लगभग 90 लाख रुपए का उस समय इसका खर्चा बताया जाता है। इस विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ का निर्माण हो गया। इसके बाद कुंभा शांत थोड़ी बैठा था। कुंभा ने इसके बाद 1451 ईस्वी में कहां पर आक्रमण कर दिया? सिरोही पर। 1451 में इसने चढ़ाई कर दी सिरोही की सीमा में। सिरोही के राजा थे इस समय जिनका नाम था सहसमल। सहसमल को जब पता लगा कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा अपने सिरोही पर आक्रमण कर रहे, तो सहसमल खुद सरेंडर हो जाता है, और सहसमल अपने सिरोही सल्तनत छोड़कर मेवाड़ की सीमा के निकट पहुंच जाता है। और महाराज आपको ऐसी क्या कष्ट हो रहा था? आप मुझसे कह ही देता, मैं तो खुद ही आ जाता यहाँ पे। युद्ध और आक्रमण करने की कहाँ आवश्यकता थी? लगभग 1451 ईस्वी में सिरोही ने अपना हथियार डाल दिया, और सिरोही रियासत भी महाराणा कुंभा के अधीन हो गई। सिरोही के राजा सहसमल ने इनको अपनी पूरी आर्थिक और सैनिक सहायता इनके साथ जोड़ दी कि मैं मेवाड़ के अधीन रहकर राज करूंगा। तो मेवाड़ सिरोही सहसमल को ही रहा, और सिरोही सहसमल के साथ रहते हुए, परंतु सिरोही किसके अधीन हो गया था? कुंभा के। इसके बाद कुंभा ने इसी 1451 में यहाँ रियासत, यहाँ मेहरानगढ़ एक दुर्ग पड़ता है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो मारवाड़ में पड़ता है, इस मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 1451 में ही जब मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो मारवाड़ का राजा वो रनमल जो मारा था ना, उसका ही पुत्र था रावजोधा। नाम क्या था? रावजोधा। मारवाड़ का राजा रावजोधा था। जितना पराक्रमी कुंभा था, उतना ही पराक्रमी रावजोधा भी था, क्योंकि जोधा का बचपन भी मेवाड़ में ही निकला था, यहाँ चित्तौड़गढ़ में ही। क्योंकि मेवाड़ में कुंभा और जोधा दोनों एक साथ खेले बड़े, एक साथ युद्ध विद्या सीखी इन्होंने, क्योंकि रनमल के साथ जोधा भी मेवाड़ में रहता था। रनमल मारा तब जोधा भाग गया था वहां से। तो जोधा और कुंभा दोनों इतने पराक्रमी थे कि एक दूसरे की सैन्य विद्या के बारे में भी जानते थे। जब 1451 में कुंभा ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, मतलब मारवाड़ में रावजोधा की सेना पर आक्रमण किया, तो 1451 में इस कुंभा का मेवाड़, मतलब मेवाड़ का मारवाड़ पर आक्रमण, मारवाड़ पर आक्रमण, मेवाड़ का मारवाड़ पर आक्रमण कब हुआ था? 1451 में। 1451 में मेवाड़ मालवाक पर आक्रमण हुआ। इसमें शासक कौन कौन थे? तो शासक एक तरफ तो कौन था? कुंभा मेवाड़ से, और मारवाड़ सा कौन था? जोधा। जोधा और कुंभा दोनों के मध्य ये युद्ध होता है, और इस युद्ध का परिणाम क्या निकल के आया कि इस युद्ध का परिणाम 3 वर्ष हो गए। 1453 ईस्वी में 3 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, परंतु ना तो कुंभा हारा, ना कौन हारा? जोधा। दोनों इतने पराक्रमी थे, ना तो कुंभा हारने का नाम ले रहा था, ना जोधा हारने का नाम ले रहा था। दोनों के बीच अब जब दोनों में युद्ध हो रहा था, 2-3 वर्ष तक युद्ध हो गया, पर सबसे ज्यादा दुख हो रहा था वो किसको हो रहा था? हंसाबाई को। क्योंकि हंसाबाई जान रही थी एक तरफ मेरा पोता लड़ रहा है, कुंभा पोता था और जोधा भतीजा था, अगर एक भी मर गया तो दुख उतना ही होना था। दोनों अपने ही सगे संबंधी लड़ रहे थे, तो सबसे ज्यादा इसका परिणाम क्या हुआ? 1453 में आंवला बावला की क्या हो गई? संधि। आंवला बावला की संधि, ये आंवला बावला की जो संधि थी, ये किसने करवाई थी? हंसाबाई ने। इस हंसाबाई ने जोधा को और कुंभा को आंवला बावला नामक स्थान पर बुला लिया, और दोनों को एक संधि का प्रस्ताव दे दिया। जोधा ने कह दिया कि मैं तो इसके साथ कभी भी संधि नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मेरे पिता की हत्या की। तो कुंभा बोला कि तेरे पिता है ही ऐसो निकम्बो, लुगाइन के गेले गेले घूम रहो,
मरे हुए काम कर रहे हो तो मरे कोई। तो ये कहते हुए इस आवला बावला की संधि बड़ी मुश्किल से इन हंसाबाई ने करवाई दी। और किया क्या कि इस कुंभा के एक पुत्र था भाई, कुंभा के तो एक पुत्र था, कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल। कुंभा के तो पुत्र था कौन? रायमल। और जोधा के एक पुत्री थी, जोधा की पुत्री थी और पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। जोधा और श्रृंगार देवी और रायमल का ये दोनों का हंसाबाई क्या करा देती है? विवाह। जोधा ने पहले तो मना करी कि मर जाऊं पर मारी छोरी को ब्याह जाके छोरा संग नहीं करूंगी, पर अंततः हंसाबाई ने समझाते हुए कि एक बात बता जोधा की तेरे बड़े बुजुर्गों ने, मैं भी तो मेवाड़ में ही भाई, तो स्वाभाविक है कि मैं मेवाड़ से रिश्ता जोड़ सकता है, तो जो आपने दुश्मनी पैदा की है उसको रिश्तेदारी कायम कर, दोबारा इसको घनिष्ठ कर दो। ये कहते हुए श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ करा दिया? रायमल के साथ। और आवला बावला संधि के तहत ये युद्ध क्या हो गया? विराम, समाप्त हो गया। इसके बाद कुंभा ने क्या किया? इसके बाद इधर तो देखो ये महमूद खिलजी था, इधर गुजरात का राजा था, गुजरात का कुतुबुद्दीन अहमद शाह। गुजरात में राजा था, गुजरात का राजा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन अहमद शाह। ये कुतुबुद्दीन अहमद शाह और इधर राजा था मालवा का महमूद खिलजी प्रथम। पर दोनों की हिम्मत नहीं कि अकेले मेवाड़ पर आक्रमण कर दे, क्योंकि ये महमूद खिलजी प्रथम तो 6 माह तक का टेलर देख के आ ही चुका था पहले एक बार। इसने तो पहले टेलर देख लिया था, 6 माह तक बंदी बना के रखा, फिर छोड़ दिया इसको। तो ये तो जानता था कि अकेला मारे तो बस की नहीं, अब तो जोधा भी साथ और हो गया इसके। इधर कुतुबुद्दीन अहमद शाह की भी हिम्मत नहीं कि मैं मेवाड़ पर आक्रमण कर दूं। ये दोनों मिलकर, इधर से महमूद खिलजी और ये दोनों मिलकर, यहाँ गुजरात की सीमा में पड़ता है चंपानेर, चंपानेर में संधि कर रहे थे कि एक संयुक्त अभियान करते कुंभा के विरुद्ध। गुजरात और मालवा दोनों सेना एक साथ। इस बात की भनक लग जाती है कुंभा को। ये संधि की समय था 1456 ईस्वी में। कुंभा यहां से चलता है और चंपानेर में जब ये दोनों संधि कर रहे थे, और संधि किस बात की कर रहे थे कि अगर हम जीते तो बाद में हम नहीं लड़े, इसलिए पहले ही बंटवारा कर ले कि मेवाड़ में से कौन सा हिस्सा तो तेरा होगा, कि चित्तौड़गढ़ तू रखेगा, कुंभलगढ़ मैं रखूंगा, कौन सा क्षेत्र तेरा होगा और कौन सा क्षेत्र मेरा होगा। इसके लिए ये दोनों बंटवारा कर रहे थे चंपानेर में। इस बात का जब कुंभा को पता लगा तो कुंभा ये तो आक्रमण करते कि जाने नहीं करते, इसने इन पे पहले ही चंपानेर संधि पर आक्रमण कर दिया। जब चंपानेर संधि 1456 में ये चंपानेर संधि विफल हो गई, कुंभा आया तो महमूद खिलजी ने तो कुंभा देखते ही भाग गया महमूद खिलजी, क्योंकि इसको तो पता था 6 महीना का टेलर पहले ही देख रखा था। ये महमूद खिलजी तो मालवा की तरफ भाग गया, कुतुबुद्दीन ऐबक शाह भी गुजरात की सीमा में भाग गया। चंपानेर में संधि विफल कर दी। जब चंपानेर संधि विफल की और वापस कुंभा जा रहा था तो यहाँ पर भीलवाड़ा पड़ता है भाई, भीलवाड़ा की सीमा लगती है। और इस भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा का एक गांव है, उस भीलवाड़ा जो है उस भीलवाड़ा में रुका था ये कुंभा। और भीलवाड़ा का एक गांव है बदनौर। बदनौर जो गांव है भीलवाड़ा का, इस बदनौर गांव में इसने इस चंपानेर संधि विफल करने के उपलक्ष्य में कुशाल माता का क्या बनवा दिया था? मंदिर। ध्यान रखना, कुशाल माता का मंदिर किसने बनवाया था? कुंभा ने। कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर किस संधि विफल होने के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो संधि विफल कौन सी की थी? चंपानेर। चंपानेर संधि जब विफल की तो उसके उपलक्ष्य में इसने कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बनवाया था। और जब मालवा सारंगपुर युद्ध जीता तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। भाई इसके बाद कुंभा ने कई काम किए। कुंभा ने देखो सिरोही आया था तो सिरोही में अचलगढ़ का क्या बनवाया था? दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ में जब इसकी पुत्र वधू बन के आई श्रृंगार देवी, तो श्रृंगार देवी के नाम पर श्रृंगार चवरी का क्या बनवाया था? मंदिर। ध्यान रखना, श्रृंगार चवरी का मंदिर वो भी कहाँ बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार चवरी का
मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। इसके अलावा इसने कुंभलगढ़ का क्या बनवाया था? दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्वयं के लिए एक सैन्य कक्ष भी बनवाया था, जिसको कहते हैं कटारगढ़। आज मेवाड़ की आंख कहते हैं पहरेदारी कुंभलगढ़ दुर्ग से होती है। मेवाड़ की सुरक्षा की जिम्मे कुंभलगढ़ दुर्ग था, उसमें कटारगढ़ इसका सैन्य कक्ष बनवाया था इसने। इसके अलावा इस कुंभा ने कई साहित्यिक रचनाएं लिखी, जैसे सुधा प्रबंध, सूड प्रबंध, चंडी शतक। ये सब कुंभा की साहित्यिक रचनाएं थी। कुंभा के लिए फर्ग्यूसन जो थे उन्होंने कहा था कि ये कला, कलम और कटार की क्या है? त्रिवेणी। भाई कला क्षेत्र में भी निपुण था महाराणा कुंभा। कलम भी इसकी खूब चली, खूब साहित्यिक रचनाएं इसने लिखी, और जहां आवश्यकता पड़ी तो युद्ध नीतियों में भी कुंभा पीछे नहीं था। कला, कलम और कटार की त्रिवेणी मेवाड़ में किस राजा को कहते हैं? तो महाराणा कुंभा को। इस महाराणा कुंभा को कला, कलम और कटार की त्रिवेणी कह दिया। इसके अलावा इस कुंभा 1468 ईस्वी की बात थी। इस 1468 ईस्वी में कुंभा अपने सैन्य कक्ष में विश्राम कर रहे थे कटारगढ़ में। तब इसका एक पुत्र था जिसका नाम था उदा, और उदा ने अपने पिता की जघन्य हत्या कर दी 1468 ईस्वी में। उस कटारगढ़ में विश्राम करते समय उसकी जघन्य हत्या कर मेवाड़ से मालवा की ओर भाग रहा था उदा। तब भगवान ने आकस्मिक बिजली गिरती है आकाश से, और आकस्मिक बिजली गिरने के कारण उदा की भी क्या हो जाती है? मृत्यु। आज उदा को मेवाड़ में पितृहंता क्या बोलते हैं? शासक। मेवाड़ का पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला शासक कौन है? तो उदा, कुंभा का पुत्र उदा मेवाड़ में पितृहंता शासक कहलाता है। इस तरीके से ये कुंभा की विस्तृत कहानी थी, जो शायद आपको समझ में आई होगी। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं कुंभा का पुत्र रायमल। बाद में गद्दी रायमल को मिलेगी, और रायमल के 3 संतान होती है। रायमल के 3 संतान में सबसे बड़ा पुत्र पृथ्वीराज था, दूसरे नंबर में जगमाल था, और तीसरा पुत्र था वो था सांगा। ऐसे 3 पुत्र इसके होते हैं। आगे भविष्य में धर्म आपस में गद्दी के लिए पृथ्वीराज और सांगा लड़ते हैं, जिसमें नेक्स्ट एक बार भारी पड़ता है पृथ्वीराज, पर अंततः राजगद्दी आएगी किसके पास? सांगा के पास। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सांगा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल आपसे ये पूरा डेस्क्रिप्टिव अध्ययन अपन ने किया, वो किया कुंभा को। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।